welcome to yet another episode of Selin Talks, podcast initiative by Selin Club, where we bring light to stories that inspire and transform the world of education. Today, we're incredibly privileged to host truly remarkable individual, Ms. Joyita Mondal. Joyita's journey is not just a tale of personal triumph, but a beacon of hope and change in the socio-legal landscape of India. She has gracefully shattered barriers and made history as the first Bengali trans woman to serve on a civil court judicial panel. Beyond her legal pursuit, Joyita is fervent advocate for education and transgender rights, embodying resilience and power of transformation through learning. In today's conversation, we will explore the depths of her inspiring journey, the challenges she overcame, and her insights into the role of education in fostering social changes. So, without further ado, let's welcome Joyita Mondal to Selin Talks. Welcome to Selin Talks, podcast initiative by Selin Club. Thanks a lot for giving us this opportunity to speak to you, uh, for having this impactful conversation with you. Before we begin the conversation, क्या आप बता सकते हैं starting में when you were starting a journey, education का क्या role रहा है आपकी पूरी life में? आपने काफी सारे, you have done so much social work, you've been you've been playing a very big role in the society. What has education been for you? एक्चुअली नमस्कार सभी को और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए एज ए ट्रांस कम्युनिटी से मैं बहुत आभारी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जन्म जो कलकत्ता में हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में, तो मेरा मन और शरीर कभी एक नहीं था, तो ये दोनों एक ना होने के कारण हर जगह हर चीज हर टाइम हर सेकंड मुझे झेलना पड़ रहा था अपने आइडेंटिटी के ऊपर। फिर उसके बाद फैमिली के साथ तो एक इंटरसेक्शन जो मेरा साथ हो रहा था, तो फैमिली भी ये भी सोच रही थी कि ये सही नहीं है, ये डॉक्टर के पास जाना है, ये बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ जो आए थे। बट स्कूल क्लास 5 में मैं जब एडमिशन लेने गई तो क्लास 5 में एज ए बॉय स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ, बट मेरा मन कभी ये नहीं लग रहा था कि मैं कंफर्टेबल हूँ या सेफ हूँ, या मेरा जो एल्डर सिस्टर थी, तो वो जो एल्डर सिस्टर है वो एल्डर सिस्टर, मैं ये सोच रहा था कि वो एल्डर सिस्टर जो स्कूल पे जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रही इस जगह पे, वाई मैं इस जगह पे क्यों हूँ। तो ये मन के लिए कभी मन एक साथ नहीं, इसके लिए पढ़ाई भी स्कूल में इतना ढंग से नहीं हो रहा था। फिर जब क्लास 5 6 7 जब धीरे धीरे एडोलेशन पीरियड में मैं आने लगी, तो टीजिंग या जो भी चीज है वो बहुत सारे चीज इकट्ठा होने लगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक औरत हूँ और मेरे साथ इतना लड़का एक साथ मेरे साथ क्लास में कर रही है, मैं सेफ नहीं हूँ। लेकिन ये बात मैं कभी किसी को ये बोल नहीं पाई कि इसमें कभी किसी को मैं ये चीज नहीं बोल पाई, क्योंकि अगर मैं स्कूल में जब मेरा कुछ इशू कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज हो, चाहे वो मेरा मेंटली टॉर्चर हो, जो भी हो ना कहो, तो मैं जब टीचर को बोलने जाती तो टीचर बोलते सही किया, आप क्या औरत हो क्या, अरे आप भी तो एक ही साथ हो। तो ये जो चीज है, मम्मी को बोलने जा रही थी तो मम्मी भी ये चीज बोलती थी कि यार ये कैसा हो सकता है, तुम क्या औरत हो, तुम्हारे साथ लड़के लोग क्या करेगा, अरे एक ही साथ। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट, छोटा छोटा इंसिडेंट आने लगा। फिर एचएस के बाद जब मैं कोएट्स कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं वोमेन्स कॉलेज में एडमिशन लूं, लेकिन वो उस जगह पे भी वोमेन्स कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला मुझे। तो एज ए कोएट कॉलेज में जब एडमिशन लिया, कॉलेज लाइफ मेरा सही नहीं था, क्योंकि स्कूल लाइफ फिर भी एक जगह में एक स्टूडेंट लोग के साथ क्लास 5 to 12 लगभग 7 इयर्स एक दोस्ती एक फ्रेंडशिप हो गई थी मेरी। लेकिन जब मैं कॉलेज में गई, जब क्वेट कॉलेज होने लगा, तो उस जगह पे बुलिंग और मजाक कुछ अलग चीज आने लगा। मेरा भी शरीर में कुछ चेंजेस आने लगा, मेरा भी कपड़े का ढंग कुछ चेंज आने लगा, क्योंकि स्कूल में एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पर की मैं जाती थी, और कॉलेज में यूनिफॉर्म जो है, मैं औरत वाला जीन्स में औरत लोगों का टॉप्स ये सब जब मैं पहन के जाती थी कॉलेज में, तो कॉलेज में एक अलग सा इंसिडेंट आने लगा कि जब रैगिंग होने लगा मेरे साथ कि आपको स्मोकिंग करना है, ये आपका रैगिंग है, ये किसी को पटाना है कि औरत को पटाना है आपको, ये सब चीज रैगिंग होने लगा। तो मैं सोचा मैं ये औरत औरत कैसे पटाऊं। तो एक छोटा छोटा इंसिडेंट, अभी मेरा हंसी आ रहा है,
लेकिन लास्ट अगर मैं 2009 पे मैं चली जाऊँ तो 2005 में मैं सेवन में मैं HS कंप्लीट किए। तो उस टाइम मेरे को मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और घर भी जब मैं जाती थी तो घर में भी ये कपड़ा लेके बहुत सारा परेशान करने लगा। तो इसी के कारण मैं सेकेंड ईयर में मेरा ड्रॉप आउट हो गया मेरा कॉलेज, क्योंकि मैं कॉलेज और नहीं जा पाई अपने के लिए इतना। तब तो एक मेंटली डिसबैलेंस के लिए मम्मी मेंटली हॉस्पिटल में भी एडमिट डाल दी कि अब मैं मेंटली शॉक हूँ, मेरा बहुत सारा कुछ इश्यूज आने लगा। तो तब मैं पढ़ाई ड्रॉप आउट हो गई मेरी। फिर मैं जब नॉर्थ बंगाल चली आई, मैं जो वेस्ट बंगाल की जो नॉर्थ पार्ट है नॉर्थ बंगाल में मैं जब चली आई, फिर उधर से आके मैं इग्नू से मेरा डिस्टेंस फिर पढ़ाई स्टार्ट किए। तो ऐसे ही मेरा पढ़ाई हुआ। पढ़ाई भी एक साथ एक ढंग से एक लेवल पे नहीं हुआ है, कभी गैप हुआ है, कभी स्टॉप हो गई। तो ऐसे करके मेरा पढ़ाई कंप्लीट किया मैंने। आप फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज हैं लोक अदालत के वेस्ट बंगाल में। आप आपको क्या इंस्पिरेशन थी आपको एडवोकेसी पढ़ने के लिए और सोशल वर्क करने के लिए? एक्चुअली ये मेरे को कभी ये सोच नहीं था कि मुझे एज ए मेंबर जज बनना है या एज ए ये काम करना है, ये मुझे नहीं था। लेकिन मैं जब नॉर्थ बंगाल पे चली आई तो नॉर्थ बंगाल में आने के बाद मैं देखने लगा कि मेरे सारा बहुत कम्युनिटी है जिनको ऐसे ही स्कूल कॉलेज या फैमिली में इतना टीजिंग या टॉर्चर होने लग रहा था, लेकिन उन लोग को कभी जस्टिस भी नहीं मिला। अगर कोई कम्युनिटी फ्रेंड्स किसी का साथ किसी का लड़ाई भी हो जाए, चाहे कम्युनिटी रेप भी हो जाए, हमारा जो कम्युनिटीज है, लेकिन उसको कभी FIR नहीं लेते थे पुलिस। जब पहले बार की बात जब, तब मुझे लगा क्यों, ये मेरा राइट्स है, मेरा जो फंडामेंटल राइट्स है एज ए ह्यूमन एज ए इंडियन, जो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, तो वो राइट्स भी कभी कभी मेरे ऊपर या मेरा कम्युनिटी के साथ इकट्ठा नहीं होने लगा। तो इसके कारण मैं सोचा कि कम्युनिटी को यूनिटी करना है, कम्युनिटी के साथ एक आगे जाना है, और कम्युनिटी के साथ ही लेके मुझे बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट काम करना है। तो जब मैं नॉर्थ बंगाल में आ गई, नॉर्थ बंगाल में मेरे साथ मेरा जितना भी ट्रांस कम्युनिटी है, जितना भी मेरा कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए, उसी के साथ मैंने और एक चीज भी देखा, जो रेड लाइट पे जो औरत लोग है वो लोग भी सेफ नहीं है। जो रेड लाइट के औरत लोग भी बहुत जगह पे जाके ये कम्युनिटी की तरह ही वो लोग का भी ट्रैफिकिंग हो जाते हैं, वो लोग का भी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा छोटा छोटा काम करने लगा मैं जब इन लोग के लिए। फिर जिसकी उम्र होने जा रही थी, जो उन लोग को भी घर से निकाल दिया जाती थी कभी कभी, उसका जो लड़का लड़की जो बड़े होने के बाद, तो वो लोग को भी एक शेल्टर की जरूरत थी। तो वो शेल्टर के लेके भी मैं बहुत सारा काम करने लगा, क्योंकि जब मैं घर छोड़ के आ गई थी मेरा भी शेल्टर नहीं था उस टाइम। उस शेल्टर, अगर कोई विदाउट शेल्टर कोई रहे, उसका कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी मुसीबत उसको आती थी या आ रही है, ये मुझे पता चली थी उस टाइम। तब मैं उन लोग को लिए भी एक शेल्टर की काम किया, और साथ ही साथ मेरा पढ़ाई भी स्टार्ट हुआ। फिर नालसा वर्डिक्ट होने के बाद जब डालसा जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उन लोग के साथ बहुत सारा हम लोग जो नालसा का वर्डिक्ट है, उन लोग वो वर्डिक्ट लेके हम लोग एडवोकेसी स्टार्ट किए। आफ्टर एडवोकेसी के बाद वो लोग को भी पता चला कि नहीं, ट्रांसजेंडर एक आइडेंटिटी है, ट्रांसजेंडर को भी एक एज ए सुप्रीम कोर्ट ट्रांसजेंडर को भी एक रिजर्वेशन की बात बताई, ट्रांसजेंडर को भी हर चीज का समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये बात होने के बाद अचानक मुझे जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उन लोग से मुझे बताया कि हमारा इधर पे एक लोक अदालत बैठती है, जो डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में बैठती है, जो लोक अदालत में एक को हम लोग रखते हैं जो एज ए मेंबर जज बनती है, उसका सोशल वर्क का बैकग्राउंड या लॉ बैकग्राउंड से वो लोग को रिक्रूटमेंट कर जाती है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो मैं उस टाइम एक बार ट्राई किए, और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये भी यकीन नहीं था कि मैं सिलेक्टेड हो जाऊंगी या मेरे को वो ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और मैं इंडिया में पहली बार जो ट्रांस औरत जो इसमें जा रही थी, मुझे पता नहीं था। फिर जब मेरा 7 जुलाई 2017 मेरा फर्स्ट डे था जब ऑफिस में जाने के टाइम, मैं जब ऑफिस में जाने लगा तो 8 जुलाई मुझे पता चला कि नहीं, मैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ जो इसके पहले कभी भी नहीं गया। और जितना सारा एडवोकेसी, मैं तो छोटा लेवल पे एडवोकेसी किए थे मेरा डिस्ट्रिक्ट पे, बट आफ्टर जज बनने के बाद ये इंडिया में एक एडवोकेसी हो गए,
बहुत एक लार्जर एडवोकेसी हो गए। मेरे बाद मुंबई में, मेरे बाद छत्तीसगढ़ में, मेरे बाद हर हर स्टेट में जो ट्रांसजेंडर है उन लोग को चुनने लगा कि ट्रांसजेंडर को भी मौका देना चाहिए। तो ऐसे करके एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है जो, और मेरा बचपन से कभी ये नहीं था कि मुझे लॉज में जाना है या जज बनना है या सोशल वर्क करना है। मेरा बचपन से ये उम्मीद था कि मैं एक टीचर बनूं जो स्कूल में पढ़ाई कराऊंगी बच्चे लोग को। तो ये मेरा एम्बिशन था पहले से। लेकिन ये अभी जब हो गया तो इसमें और एक चीज भी अच्छा हुआ कि कम्युनिटी को जो इश्यूज जो जो आ रही है, बहुत सारे इंसान ऐसे भी बोलते हैं कि आप सिर्फ ट्रांसजेंडर के जज हो क्या। तो ये भी क्वेश्चन मेरे पास बहुत टाइम आते हैं कि मैं सिर्फ ट्रांसजेंडर को, लेकिन मैं सबको ये बताती हूँ कि ये जो लोक अदालत है जिसमें एक बैंकिंग लोन, होम लोन, कार लोन, जितने सारा लोन्स वगैरह है, इसमें केस चलते हैं। इस केस को हम सुलह करते हैं या परमिशन देते हैं लोन लेने के लिए। लेकिन आज भी कमी एक भी केसेस जो ट्रांसजेंडर को नहीं मिला है, क्योंकि ट्रांसजेंडर को अभी तक लोन ही नहीं मिलती है किसी जगह से। तो मैं इन लोग को यही बताती हूँ कि मैं ट्रांसजेंडर की नहीं हूँ, बट मैं जो हमारा सोसाइटी के जो मेन स्ट्रीमिंग है उन लोग के लिए हूँ। तो ऐसे ही मेरे ये जज में आया और मेरे साथ अभी चल रहे हैं ये प्रोसेसिंग। पहले सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीजें बहुत पर्सनल भी शेयर करी अभी हमारे साथ। एंड मैं खुद डाइवर्सिटी को लेके बहुत बहुत बड़ी एडवोकेसी, खुद पर्सनल एडवोकेसी बहुत ज्यादा है। बट जब आप स्टोरी बता रहे हैं, हम सिर्फ स्टोरी सुनते हैं, लोगों की स्टोरी सुनते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम हुई, उन्हें वो प्रॉब्लम हुई। जो जिन पे गुजर रही होती है उनसे ज्यादा कोई भी नहीं समझ सकता है। एंड आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो आप इतने टाइम से, आप काफी यंग थे जब से आपने शुरू किया है सोशल वर्क, जब से आपने अपनी पढ़ाई वापस से शुरू करी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप ये स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज आजकल ऐसा क्या कर लिया? हम काफी आगे बढ़ भी गए हैं, ये बातें शुरू हो गई हैं, काफी सारे कॉन्वर्जेशन शुरू हो गई हैं लोगों के राइट्स के लिए। जैसे आप बता रहे हैं लोन्स नहीं मिलते, बहुत सारे राइट्स अभी भी नहीं मिलते, बेसिक राइट्स नहीं है। आपको क्या लगता है स्कूल्स और यूनिवर्सिटी, स्पेशली स्कूल्स, स्कूल्स में ऐसा क्या होना चाहिए जिसकी वजह से लोग थोड़े दे दे नो कि ये सारी चीजें मतलब नॉर्मल इन द सेंस, ये ऐसा एग्जिस्ट करता है, ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ये इक्वल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं और ये मिलने भी चाहिए। तो एज अ स्कूल, अगर टीचर, स्कूल्स, प्रिंसिपल ऐसा क्या कर सकते हैं जिनसे चीजें बेटर हो जाए और आने वाली जनरेशन के लिए? एक्चुअली मुझे तो अभी फिलहाल ऐसे लगते हैं कि हमारा जो स्कूल सर्विस कमीशन है या जो कमीशन वगैरह जो एग्जाम होते हैं उन लोग को, तो उनमें से भी एक ट्रांसजेंडर क्या है, एलजीबीटीक्यू के राइट्स क्या है, ये एक बार पढ़ाई करना चाहिए और सिलेबस में आना चाहिए। और जो टीचर्स लोग हैं स्कूल में या कॉलेज में, उन लोग को, जो फैकल्टीज को एक ट्रेनिंग करना चाहिए, एक ट्रेनिंग दिलाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा टाइम पे ऐसे भी होते हैं, आज का डेट में भी मेरे इधर, मैं एक केस, छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर कर रही हूँ यस कि यस मेरा प्लीज। एक बच्चा है जो क्लास 9 में पढ़ती है, एक ट्रांस वोमेन है। उसके बाल थोड़ा बड़े होने लगा अभी, ये लास्ट एक साल की बात मैं बात कर रही हूँ। बाल थोड़ा बड़े होने लगा और उसको अच्छा लगती है कि मैं एक ट्रांस वोमेन हूँ, मेरा बाल भी बड़ा हो। तो उसका जो स्कूल का जो हेडमास्टर है उनने बताया कि तुम्हारा अगर बाल काट के तुम आते हो तो स्कूल में आना, अदर अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप घर बैठ के पढ़ाई करो, सिर्फ एग्जाम के दिन आके आप एग्जाम दे के जाना। तो ये बात मेरे पास जब सुनने में आया तो मैं सोचा नहीं, ये तो सही नहीं है। क्योंकि अभी नालसा वर्डिक्ट इतने साल हो गए हैं, अभी के बाद बहुत सारा अलग है। हमारा एग्जाम के टाइम, हमारा स्कूल के टाइम बहुत कुछ अलग था। तभी तो हम लोग के पास ये ट्रांसजेंडर कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था कि ये ट्रांसजेंडर क्या है ये क्लियर नहीं है। तब उसका स्कूल का जो हेडमास्टर, मैं जब बात करने लगा तो उसको हेडमास्टर मुझे बताने लगा कि ये किन्नर है, ये किन्नर है। मैं बोला किन्नर और ट्रांस में बहुत सारा डिफरेंस है सर, ये डिफरेंस आपको जानना चाहिए। तो बोला नहीं, हम लोग को जितना पता है उतना। फिर मैं जाके उन लोग को एक रिक्वेस्ट किए, डिस्ट्रिक्ट के एक परमिशन लेटर मिले। फिर मैं बहुत सारा स्कूल के जो फैकल्टीज है, फैकल्टीज को एक सेशन लिए मैंने कि ट्रांसजेंडर क्या है, ये किन्नर समाज क्या है, हमारा राइट्स क्या है। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीचर्स जो लोग हैं, फैकल्टीज को एक ट्रेनिंग कराना चाहिए। और जो नया टीचर जब अभी एग्जाम दे रही है, जो पढ़ रहा है स्कूल सर्विस कमीशन के लिए तैयारी जो कर रही है,
उसके पास भी एक सिलेबस में छोटा सा भी हो जाए, एक ट्रांसजेंडर के हिसाब से एक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है, स्कूल में जो स्टूडेंट लोग जो है क्लास 9 to 12, क्योंकि मैं उसके छोटा बच्चा अभी तक उसका ध्यान में कुछ एक फेक आइडेंटिटी है, फेक जगह है, लेकिन जो क्लास 9 to 12 का जो बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रही है, जो ट्रांस मैन हो सकती है, ट्रांस वोमेन भी हो सकती है, लड़का लड़की बोथ, तो इन लोग को भी एक वर्कशॉप कराना जरूरी है, क्योंकि ये लोग के पास भी ये जानना जरूरी है कि हु आई एम, मेरा ये जो मैं क्या हूँ। कि एक तो फैकल्टीज को ट्रेनिंग और जो स्टूडेंट 9 to 12 इन लोग को ट्रेनिंग या वर्कशॉप करना है। और सबसे बहुत जरूरी है कि एक सिलेबस होना जरूरी है अभी ट्रांस कम्युनिटी को लेकर, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट पे अभी हुआ है, जो क्लास 7 या 8 में एक सिलेबस हुआ है ट्रांसजेंडर के ऊपर। तो एक ट्रांसजेंडर के ऊपर सिलेबस होने पे बचपन से एक बच्चे को भी ये आ जाएगा, क्योंकि हमारी जब बचपन पे कभी कभी जो बच्चा जब घूम रहे थे किसी के साथ, अगर पूछते माँ इसको क्या बोलूं, आंटी बोलूं या अंकल बोलूं या क्या बोलूं, तो मम्मी उसको हटा के ले जाते थे, ले चलो इसके साथ नहीं जानना नहीं है। लेकिन वो बच्चे को ये जानना जरूरी है कि अभी ये ट्रांस वुमन है या इतना भी नहीं है, एक एक रेस्पेक्टिव नाम से भी उसको पुकारा जाए कि एक औरत है या एक लड़की है, जो भी है। तो एक सिलेबस होना जरूरी है, और साथ ही साथ स्टूडेंट को या फैकल्टीज को ट्रेनिंग कराना जरूरी है। और स्कूल सर्विस कमीशन में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें ट्रांसजेंडर के ऊपर एक क्वेश्चन आना जरूरी है। वो लास्ट मेरा जज बनने के बाद एक क्वेश्चन आया था वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन में, हु इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज इन इंडिया। तो वो सिर्फ वो जानना नहीं है, लेकिन ये ट्रांसजेंडर क्या है, ये इन लोग का लड़ाई कैसे चलती है, इन लोग का लाइफस्टाइल कैसे बिताती है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा अगर चर्चा भी आ जाए तो इसी के साथ सोसाइटी आगे बढ़ेगी। आपने बेसिक राइट्स की बात करी कि लोगों को अभी भी बेसिक राइट्स नहीं पता है। थ्रू दिस पॉडकास्ट मैं चाहूंगी कि आप कुछ बेसिक राइट्स हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि ये सारे बेसिक राइट्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है और सबको पता भी होना चाहिए। राइट्स के मतलब तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो उसमें तो ट्रांसजेंडर के भी बहुत जरूरी है। अगर मैं पहले से स्टार्ट करूं तो ट्रांसजेंडर को जो अगर रहने का जगह, एक ट्रांस जब उसको आइडेंटिटी आ जाती है तो उसको आने के बाद वो कहाँ रहेगी। अभी भी बहुत सारा जगह पे है जिस जगह पे रेंट नहीं मिलती है ट्रांस कम्युनिटी को, ट्रांस कम्युनिटी को देखकर रेंट पे किराए पे कोई घर नहीं देती है। तो ये तो कहीं जगह से हमारा एक जो राइट्स है वो राइट्स उल्लंघन हमारा ये कर रहे हैं। दूसरे के साथ जो हमारा खाने का जो इंतजाम जो है, एक नौकरी चाहे भी, एक जगह चाहे, अभी गवर्नमेंट में एक जगह आए हैं जो मेल फीमेल एंड अदर्स बोल के टिक है। बट हमारा जो बात है या हम लोग जो चाह रहे हैं कि अगर हमारे लिए भी एक रिजर्वेशन हो जाए, चाहे वो जितना भी सारा छोटा सा रिजर्वेशन हो, चाहे 1% हो या 2% हो, जो भी हो, लेकिन एक रिजर्वेशन होने में क्या है ना हमारा, हाँ, और भी स्मूथ हो जाएगा लड़ने में। क्योंकि मैं मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किए या मेरा जो पढ़ाई मैं स्टार्ट कंप्लीट किए, मैं करते करते मेरा 30-32 साल हो चुके हैं। लेकिन एक लड़का लड़की उस उम्र, बहुत कम उम्र में ग्रेजुएट हो जाती है, 21-22 में उसका पढ़ाई मोस्ट ऑफली कंप्लीट हो जाती है। तो एक नौकरी का एज फिक्स रहते हैं। तो उसमें हमारा जगह कहीं जगह अप एंड डाउन होने के बाद मैं अप्लाई नहीं कर पाती हूँ। अगर आज के डेट में मेरा नौकरी नहीं रहती, अगर मैं किसी जगह पे नौकरी के लिए अप्लाई करूं, लेकिन मेरा एज एक फैक्टर हो जाती है मेरे लिए कि लेकिन मेरा पढ़ाई करने में बहुत सारा टाइम लग गए। तो इसीलिए अगर रिजर्वेशन हो जाए या ट्रांसजेंडर के लिए एक पॉलिसी, अलग से कुछ पॉलिसी निकल आए, जैसे एक लड़की के लिए अलग से पॉलिसी है, एसटी ओबीसी हर सब के लिए अलग अलग पॉलिसी में जो होती है नौकरी या हर जगह पे, ट्रांसजेंडर के लिए एक पॉलिसी होने में वो लोग का एक काम मिल जाएगा। उसी के साथ है हमारा हेल्थ रिलेटेड। अगर आज का डेट में कोई ट्रांस औरत जो ट्रांस वोमेन है, उस ट्रांस वोमेन बीमार पड़ जाती है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन सा बेड में उसको रखे, कौन सा वार्ड में उसको रखे। क्योंकि बहुत जगह ऐसे भी देखते हैं कि हर ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ा बाल साड़ी ऐसे पहन के भी नहीं चलता। और लास्ट पे हो जाए हमारे लिए जो ट्रांस कम्युनिटी के लिए टॉयलेट, हम लोग कौन सा टॉयलेट यूज करें। क्योंकि अगर स्कूल में या कॉलेज में या कोई इंस्टीट्यूट में या पब्लिक
प्लेस में मेल फीमेल का टॉयलेट हर जगह पे है, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए टॉयलेट कहाँ है? वेरी ट्रू। आई थिंक बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस में हमने जो बाकी सारे भी काफी कॉन्वर्जेशन हो रही है वहाँ पे, हेल्थ केयर, टॉयलेट, राइट टू लिव, राइट टू स्टडी, राइट टू जॉब, बातें चल रही हैं, बट लोगों को एजुकेट करना काफी जरूरी है। जैसे आपने कहा, ऐसे क्या राइट्स आए या ऐसी कौन सी पॉलिसी आए जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन को अपनी एजुकेशन कंप्लीट, फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर ट्रांसजेंडर, फ्यूचर एलजीबीटीक्यू, वो जो जनरेशन है उनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में इतनी प्रॉब्लम ना आए। ऐसी क्या पॉलिसीज या ऐसा क्या एक चीज होना चाहिए जिसकी वजह से ये सारी चीजें उन्हें ना सफर करनी पड़े? पहली तो हमें ये लगती है कि हमारा जो सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन को हटाना जरूरी है। कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडियन सिटीजनशिप, या हम लोग अगर इंडिया की बात भी अगर बाहर बात करें तो, कि हम लोग को जो ये आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी में एज ए ह्यूमन आइडेंटिटी हम लोग को पुकारा जाए या एज ए ह्यूमन दिखा जाए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं इक्वल राइट्स एंड इक्वल के सबके साथ चलने के लिए। तो ट्रांस कम्युनिटी को के लिए अलग नहीं, जो सिस्टम है उस सिस्टम में ही ट्रांसजेंडर को आना चाहिए। इसके लिए जो स्टिग्मा है, इसके लिए जो हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको धीरे धीरे हम लोग को हटाना जरूरी है, क्योंकि एक ही साथ चलने के लिए वो नया वाला कुछ पॉलिसी या नया कुछ सिस्टम बनाने में वो भी बहुत टाइम लग जाएगा अगले दिन आने के टाइम में। लेकिन अभी जो सिस्टम है, एग्जिस्ट जो है, उसमें हर जगह में ट्रांसजेंडर के लिए भी एक समता जो है, एक लीगल जो है उसको होना चाहिए। कि अगर कोई ट्रांस जब एडमिशन या स्कूल जाती है तो उसको लेके ये नहीं हो आप ट्रांसजेंडर हो इसीलिए आपको इधर बैठना है। ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाने में हम लोग का ट्रांस कम्युनिटी को जितना भी प्यार हो, जितना भी जो भी है, लेकिन उसके अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन जब आ जाएगी तो वो उस जगह से हट जाएगी। तो एज ए इक्वल फ्री एजुकेशन जो अभी चल रहा है हर जगह में, जो इंडिया में या स्टेट में अलग जगह जगह चल रहा है, तो ट्रांस कम्युनिटी को भी पढ़ने के लिए ये स्टिग्मा हमें लगता है कि सबसे पहले इसको हटाना जरूरी है। आपने स्टिग्मा की बात करी, हम बच्चों की बात करते हैं। बच्चे बुलिंग तो ऐसे सीख के नहीं आते, कहीं से देखते हैं, चार चीजें देखते हैं तब सीखते हैं। आपको एक अगर ऐसी एडवाइस देनी हो टीचर्स को या प्रिंसिपल्स को, जितनी भी अथॉरिटीज हैं स्कूल में, कि बच्चों को सेंसिटाइज कैसे कर सकते हैं, वो आप प्लीज कुछ टिप्स देंगे? बच्चे को सेंसिटाइज कैसे करना है, जैसे देखिए सोसाइटी में हर चीज कहीं जगह पे लिखा नहीं है, कहीं भी ये लिखा नहीं है कि एक मेल को ये करना है, एक फीमेल को ये करना है। वेरी चाय पे करेक्ट। जो कप में चाय पीना है या प्लेट में बिस्कुट रखना, ये नहीं है। लेकिन ये सोसाइटी में हम लोग धीरे धीरे करते करते अभी आ गए, लेकिन जब भी कुछ चीज उल्टे होते हैं तब बोलते हैं। अगर कप में हम चाय नहीं पी के प्लेट में चाय पियेंगे तो कोई बोलेंगे देखो ये प्लेट पे चाय पी रही है। लेकिन कौन बताए कि कप में नहीं प्लेट में भी पिया सकती हूँ या पिया जाती है या जो भी है। लेकिन ऐसे ही है जो बच्चे लोग को जो है एज ए ट्रांस जो कम्युनिटी को जो जब उसको देखेगी उसको ये बताना जरूरी है कि देखिए ये ट्रांसजेंडर ही ऐसे है, ऐसे 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 करके खुद को औरत सोचती है, खुद को ऐसे। तो इसमें क्या होगा ना, अगर हम 10 बच्चे को भी बताएंगे ना, उसमें से 5 या 6 बच्चा सेंसिटाइज हो जाएगा। 2-4 तो अभी कुछ भी चीज 100% सक्सेस नहीं होते हैं। लेकिन ये जो 5 बच्चे या 6 बच्चे जब सेंसिटाइज हो जाएगा, वो 6 बच्चे को देखे और भी 1-2 बच्चा इन फ्यूचर वो भी सेंसिटाइज हो जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे जो मम्मी पापा है, पेरेंट्स है उसकी, या जो टीचर्स है या जो सोसाइटी है, उसको ये बताना जरूरी है कि ये उसको देख के ये नहीं है कि डर नहीं है कि चलो चलो इन लोग के पास नहीं जाना है। जो आज से 20-25 साल पहले की बात बताएंगे तो एक ट्रांस लेडी या ट्रांस वुमन को जब वो लोग तो किन्नर बोलते थे उस टाइम, तो उसको जब गली में किन्नर घुसते थे उस टाइम क्या करते थे सब पेरेंट्स लोग, बच्चे लोग को घर में ले आती थी। ये लोग चुरी करके ले जाए, ये लोग चुराई करके ले जाएगी, आप लोग आपको पकड़ के ले जाएगी। लेकिन वो जो बच्चे को एक सेंस, वो लोग जो बात बोल दिए बच्चे को, बच्चे के अंदर वही हर टाइम घूमते हैं कि ये लोग हम लोग को लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर उसी दिन ये बोलते थे चलो ये लोग ऐसे हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे दुआ देते हैं, ऐसे पैसे कलेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे, तो बच्चे लोग के अंदर वो चीज आ जाते हैं। तो अभी पेरेंट्स या टीचर्स जो भी है बच्चे लोग को यही सिखाना है कि ये कम्युनिटीज है, जैसे मैं हूँ, जैसे आपका पापा है या आपका भैया है या आपका जो भी है ऐसे है, ऐसे ही ये भी एक ऐसे इंसान है, हमारे लिए ही हमारे साथी है। तो उसको
जिस हिसाब से उसको नॉलेज आई या जितना तक उस बच्चा ले सकती है उतना तक बच्चे को उसको देना जरूरी है। मेरे को लगता है अभी ऐसे करना वेरी ट्रू। एक्चुअली शुरू से ही बता दिया जाता है कि गलत है या डर जाओ, और अलग है, और अलग मत है जाओ, इस, ये लोग, या हाँ ये लोग चोरी करते हैं, ये लोग गलियां देती है, ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग वैसे करते हैं। तो अगर ये बात एक चीज है कि सिर्फ क्या ट्रांस या किन्नरी चोरी करती है, समाज में और कोई नहीं चोरी करती है? ट्रांस या किन्नरी सिर्फ गाली देती है, समाज में मेनस्ट्रीमिंग की इंसान गाली नहीं देती हैं? बेगिंग सिर्फ क्या ट्रांस ही करती है और कोई बेगिंग नहीं करते? लेकिन क्यों इन लोग को अलग से दिखा जाती है कि ये लोग ऐसे है, ये लोग ऐसे है? एक लड़की चोरी करती है लेकिन और एक लड़की उसका मम्मी है, सेमी तो है, पैरेलली तो है उसकी। तो ये थोड़ा, ये जगह अभी लग रहा है कि ये जगह अभी हम लोग को हटाना जरूरी है। और ये हम लोग ही कर पाएंगे, सोसाइटी तो अलग नहीं है, हम लोग को छोड़कर सोसाइटी है नहीं, सब एक साथ सोसाइटी है। अगर एक सोसाइटी में 10 इंसान ऐसे बताएगी तो और 20 इंसान उसके पास सेंसिटाइज हो जाएगी। मैं जाके बताऊंगी तो सब ये बताते हैं कि आप तो ट्रांस हो, आप तो किन्नर हो, इसीलिए आप सबको बता रहे हो। या जैसे आज के ये कार्यक्रम हो रही है, आप लोग इसको जो किए हो, तो इसमें क्या होगा, समाज में और भी कोई इंस्टीट्यूट जो है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि चलो हम लोग भी एक ट्रांस को लेकर कर सकते हैं। लेकिन ये इंस्टीट्यूट कहीं ट्रांस इंस्टीट्यूट होते तो वो लोग सब सोचते कि चलो ये तो सिर्फ ट्रांस का ही बात करेंगे, इसमें जाके हमारा कोई काम धंधा है नहीं। तो ये हम्म जो चेंजेस जो आप लोग स्टार्ट की हो, इसी तरह का अगर सोसाइटी पे भी थोड़ा थोड़ा करके चेंजेस या स्टार्ट करे तो एक ना एक दिन तो ये चेंजेस हो जाएगा। और आज का डेट पे भी तो मैं ये बोलूँ तो मेरा बचपन और आज का ट्रांस का बचपन में ह्यूज डिफरेंस है। क्योंकि मेरा बचपन पे जितना बुलिंग है थी उस टाइम, आज का ट्रांस में उतना बुलिंग नहीं है, बट है, उतना नहीं है। तो हम्म अब इन फ्यूचर भी वो कम हो जाते जाते जा रही वेरी ट्रू। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा। है। आज ही मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें 16 साल का एक वो आइडेंटिफाई अपने आप को ट्रांस करते हैं, एंड उन्होंने बुलिंग के वजह से सुसाइड कमिट कर लिया है। मैं अभी अभी हमारे पॉडकास्ट से कुछ 1 घंटे पहले वो न्यूज पढ़ रही थी, और पता चला कि डिजिटली उसको बहुत अब्यूज किया गया था। उनको कमेंट्स गंदे गंदे किए गए थे, आप जैसे बोल रहे हैं कि किन्नर बोला जा रहा है, या बहुत सारे अलग शब्द जो मैं बोलना नहीं चाहती वो बोला जा रहा है। और लोग बहुत नॉर्मल हैं कि ठीक है, अब अभी बोल दिया तो क्या हो गया। मेरे को लगता है कि ये सब चीजें अगर बचपन में सिखाए जाए, और काफी बड़े लोग थे जिन लोगों ने उन लोगों को उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे कमेंट किया है, उम्र में काफी बड़े बड़े थे। तो अगर बचपन में सिखाया जाए तो मैं ये नहीं कह सकती कि जान बच सकती है। मैं मतलब ऑब्वियसली बुलिंग से अगर किसी का भला तो हुआ नहीं है, बट अगर लोग सेंसिटाइज हो जाएं आज की उम्र में भी, बड़े होके भी अगर सेंसिटाइज हो जाए तो बहुत सारी जानें बच सकती है। क्योंकि न्यूज जब देखते हैं और ये सब चीजें होती हैं तो इट्स रियली सैड, इट्स टू सैड। हाँ। ये तो कम्युनिटी का हर टाइम ही आते हैं ऐसे बहुत सारा। सुसाइड अभी बहुत कम हुआ है लेकिन फिर भी चल हो रही है, एक उसकी बुलिंग के लिए, फिर उसका रिलेशन के लिए, फिर उसका बहुत सारा चीज के लिए। तो ये समाज में ऐसे क्या है ना, बहुत टाइम पे ऐसे लगता है कि अगर कोई बच्चा कोई एक ट्रांस को या किन्नर को एक कुछ भी कह के जब घर निकल जाती है, भाग जाती है, जब उसका मम्मी पापा उसको वे नहीं बोलते तो क्यों किया ऐसा चीज, मम्मी भी उसको नहीं नहीं चल चल घर चल बोल के, उसको वो बच्चा सोचते है चलो मैं तो ये ट्रांस या किन्नर को ये बोल दिया, मम्मी पापा मेरे को कुछ नहीं बताए, दूसरा दिन मैं कुछ और करूंगी इसके साथ। ये जो ऐसे करते 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 सोसाइटी में थोड़ा थोड़ा करते करते इसको रोलिंग आउट होते होते वो धीरे धीरे वो बच्चा और एक बच्चा को बोलते हैं कि मैं किए थे जानिस, मम्मी पापा कुछ नहीं बोले मुझे, वो भी फिर करती है वो बच्चा, ये ऐसे करते करते ये रोटेट होके एक बड़ा सर्कल बनते जा रहा है। और जो बुलिंग की बात तो वो तो बहुत सारा चीज है, ये मैं अभी ये सोचती हूँ ये हमारा गॉड गिफ्ट है। मम्मी पापा एक नाम दिया है, सोसाइटी हमें बहुत नाम दिया है, ये हमारा गॉड गिफ्ट है, सबको नहीं मिलते हैं। बट फिर भी जब बचपन पे ये बुलिंग आती थी तब ऐसे लगते थे कि क्यों इतना बुलिंग करते हैं, मेरा तो कुछ अलग कुछ नहीं है, मेरा 4 हाथ नहीं है, 6 पैर नहीं है, सर भी एक है, हर की तरह खून भी एक है, तो मुझे क्यों इतना बुलिंग करते हैं? तो उस टाइम लगते हैं। लेकिन ये बुलिंग की में तो इसमें कभी इसमें क्राइम भी नहीं होते है,
अगर मैं एक लड़की को कुछ गंदा गाली दूं तो लड़की क्राइम कर सकती है, उसको जो बात की है, उसको जो बोले है, लेकिन ट्रांस कम्युनिटी को जब ये करती है तो उसमें भी क्राइम नहीं है। तो मेरे को कई जगह पे लगती है कि सबसे पहले तो लॉज में कुछ चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। लॉज में इन लोग को इसमें लाना है। जैसे ट्रांसजेंडर बिल या ट्रांस एक्ट जब पास हुआ है, उसमें बहुत राइट। सारा चीज छोटा 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 करके करके बहुत सारा, लेकिन कुछ क्लियरिटी नहीं है उसमें। कुछ क्लियरिटी ठीक से नहीं है। एक ट्रांस कम्युनिटी को अगर कुछ कोई बुलिंग करते हैं तो वाई उसके लिए कुछ क्राइम नहीं है। अगर क्राइम, इसीलिए मैं बोलती हूँ, अगर क्राइम जब बन जाएंगी तो डर के कारण इंसान बंद कर देगी। अगर मेरा सही रास्ते से नहीं हो रहा है तो मुझे थोड़ा हटके चलना चाहिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है, मुझे वहीं तक पहुंचना है। अगर सीधा नहीं हो तो हम थोड़ा राइट लेफ्ट करके भी हम लोग जा सकते हैं। तो यही मुझे लगता है कि जैसे आप अभी बताए, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मेरा साथ भी, मेरा बचपन की बहुत सारा फ्रेंड जो आज हमारे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है, फैमिली के साथ नहीं है, वो लोग भी चले गए। काश मैं भी कोलकाता से नॉर्थ बंगाल नहीं आती तो मेरा भी काश आज का डेट में मैं कहाँ रहती मुझे भी पता नहीं। क्योंकि मेरा कम्युनिटी में, मेरा फ्रेंड सर्कल में बहुत सारा उस टाइम 2004-5 जब साल थी, उस टाइम वो लोग बहुत सारा सुसाइड कर लिया। तो वो भी किसी के पास हिस्ट्री भी नहीं है। अगर कहीं जगह पे कोई ट्रांस मर भी जाते हैं तो उसका हिस्ट्री, चाहे वो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, किसी जगह पे भी नहीं है। और मम्मी पापा भी कभी ये नहीं बोलते कि मेरा एक लड़का या लड़की थी जो ट्रांस पर किन्नर, वो चली गई, पता नहीं मुझे कहाँ है, मर गई हैं। हम लोग सब जानते हैं। अगर आज का डेट पे भी हम लोग जाके कोई कभी किसी पूछते हैं तो बोलते पता नहीं वो कहाँ चली गई। कि वो लोग भी उसका ऊपर ये सर पे ये नहीं लेती है कि मेरा बच्ची वो है। तो ये ऐसे तो सोसाइटी में चल रहा है। ह्यूमन लेवल पे चीजें होनी जरूरी है, मेन फीमेल ट्रांस, मतलब जैसे आपने बोला कि किसी को भी बुलिंग हो, बुलिंग एक क्राइम होना चाहिए, मतलब ताकि लोग ना करें। वो ट्रांस एक्ट में आपने बोला चीजें क्लियर नहीं है, तो वो आई थिंक वो बहुत बड़ा चीज है जो होना भी चाहिए। काफी सारी चीजें ऑफ कोर्स होंगी उसमें, काफी सारी चीजें नहीं है, वो इंक्लूसिविटी करना आई थिंक जरूरी है। मेरा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे ये रहेगा कि आपको अगर एक मैसेज देना हो हमारे नेटवर्क में, हमारा एजुकेशन का पूरा नेटवर्क है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मुझे तो सिर्फ यही मैसेज देना है कि जितने हिसाब से सोसाइटी चल रहे हैं, डिजिटल बन रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे और भी स्मार्ट से स्मार्ट बनते जा रही हो। तो ये जो ट्रांसजेंडर समाज है या जो किन्नर समाज, जो हम लोग पीछे बहुत पुराने साल से मैं जब चल रही हूँ, अभी कहीं जगह पे जाके ये लगती है कि ये अभी बंद होना चाहिए। ये सब बातें बोल के, अगर हम लोग ये सोच के चले एज ए ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हो, इस जगह पे ये जेंडर को नहीं लाना चाहिए। अगर विदाउट जेंडर हम लोग समाज में कुछ काम करें, उसमें कुछ आइडेंटिफाई ना लाए, तो सोसाइटी और भी आगे जाएगी और साथ ही साथ हम लोग भी चल सकते हैं। क्योंकि लड़की को अगर कोई बोलते अरे आप तो लड़की हो, ये काम नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम उस लड़की का जो मन में जो आती है, जो शरीर में आते हैं, आज का दिन में ये दिखा जाते हैं कि लड़की हर जगह पे है, लड़की हर जगह हर चीज में समान काम करते हैं, कहीं लड़के से ज्यादा छोटा कम, इक्वालिटी आ चुकी है। तो ट्रांस को भी अगर इस मौका मिले, इस प्लेटफॉर्म में मिले, अगला दिन हम मेल फीमेल ट्रांस फर्स्ट सेकंड थर्ड जेंडर, ये जेंडर हिसाब से नहीं, एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग समाज में एक साथ चले, पढ़ाई करे, काम करे, नौकरी करे, सब साथ रहे तो समाज आगे जाए। थैंक यू सो मच। ह्यूमन लेवल पे चीजें करना जरूरी है, जैसे आपने बोला। हम बहुत ज्यादा घुस जाते हैं मेल फीमेल, ये आपने सही बोला कि लड़की को अगर बोल दे कि उनका काम नहीं है, आजकल लड़कियां काफी आगे है। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। आई थिंक बचपन में मुझे किसी ने बोला था कि ये मतलब मेरा बड़ा भाई है कि ये इसका काम है, ये लड़कियां नहीं करती। तब से लेकर आज तक मैंने हर वो काम उससे पहले किए। मेरा कंपटीशन उससे नहीं था, बट मेरा कंपटीशन है मैं क्यों नहीं कर सकती। एंड जब एग्जैक्टली। एज अ गर्ल, एज अ वुमन, हम ये चीजें बोल सकते हैं कि ये वुमन का काम है, मैन का काम है, बॉय है, ये गर्ल है एंड एवरीथिंग, बट सॉरी, ह्यूमन, एक ह्यूमन irrespective of any gender can do anything, and I really really believe in that. You are the testament of it. आप
आप सबसे बड़ा मोटिवेशन है उस चीज का। इसके लिए थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू रियली लाइक दिस कॉन्वर्जेशन। एंड मैं और कॉन्वर्जेशन करना चाहूंगी फ्यूचर में आपके साथ। वी विल बी इन टच। थैंक यू सो मच, आपको भी थैंक यू। बहुत सारा चीज एक साथ बात होने लगा, और आई होप कि इस जो मैसेजेस या जो पॉडकास्ट जो हो रही है इसमें से सोसाइटी थोड़ा चेंजेस आएगा। और 2014 के बाद ऐसे ही छोटा छोटा काम करते 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 सोसाइटी बहुत सगा चेंजेस आए हैं। अभी सभी को थोड़ा थोड़ा पता है। सोसाइटी पे बहुत सारा इंसान अभी ये भी बोलते कि 377 का वर्डिक्ट ऐसे आया ना, सब ये जो इंसान में 377 भी घुस गए या ट्रांसजेंडर एक्ट भी घुस गए, बिल भी आ गए, तो ऐसे सेंसिटाइज हो रही है छोटा छोटा। तो थैंक यू सो मच आप लोग को भी, और जो लोग ये सुन रहे हैं उन लोग को भी, कि हम सबके साथ हैं, हम एक साथ हैं। और एज ए ट्रांस कम्युनिटी, एज ए मेल या फीमेल कम्युनिटी नहीं है, हम एज ए ह्यूमन सबके साथ है, और सबके साथ ही हम लोग एक साथ चलना चाहते हैं, चल के हमारा सोसाइटी को चेंजेस करना चाहते हैं, और सोसाइटी को एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर सब इंसान एक साथ खुल मिल के जिए अपनी जिंदगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।